नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय परशुराम। मैं कृणाल त्रिवेदी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल के एस्ट्रोलॉजी में। दोस्तों, आज जो मैं वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं वह उन दोनों वर्गों के लिए है जिसमें से एक वर्ग ऐसा है कि जिनको एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष के बारे में कुछ भी नहीं पता, मतलब कि शून्य ज्ञान है। उनके लिए मैं एक ऐसी प्लेलिस्ट बना रहा हूँ जिसमें मैं क्रमबद्ध से सारे पाठ संख्या अपलोड करूँगा। वो आप सिर्फ नियमित रूप से देखकर उसका अध्ययन करके आप सरल तरीके से कुंडली का विश्लेषण कर पाएंगे। दूसरा वर्ग जो है, जिनको बेसिक एस्ट्रोलॉजी आती है और वह भी कुंडली विश्लेषण करना सीख रहे हैं, तो उनको भी इस माध्यम से ज़्यादा जानकारियाँ प्राप्त होगी। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि सभी लोग यह ज्ञान का लाभ उठा सके और इस ज्ञान के माध्यम से अपना और दूसरों का जीवन सरल बना सके, क्योंकि ज्ञान होगा तभी कल्याण होगा। चलिए बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन, जिसमें मैं आपको सबसे पहले 12 ज़ोडिएक साइन एंड इट्स लॉर्ड उसके बारे में बताऊंगा। देखिए दोस्तों, किसी भी कुंडली को विश्लेषण करने से पहले हमें राशि, फिर प्लैनेट्स, फिर हाउसेस, फिर उसके नक्षत्र, इतनी थोड़ी ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें राशि को जानना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, इसमें हर एक राशि का एक स्वामी ग्रह है, उनके चिन्ह के आधार पर उनका वर्गीकरण किया गया है। तो आज हम पहले यही पढ़ेंगे। पहली जो राशि है वो मेष है, उनका जो स्वामी ग्रह है वो मंगल है। अब मेष जो है, जिनकी भी राशि होगी उनका नाम अ ल ई से शुरू होगा, और जो चिन्ह है मेष राशि का वो भेड़ है। अब भेड़ के 4 पैर होते हैं, इसीलिए वो चतुष्पद राशि कहलाएगी। दूसरी जो राशि है वो वृषभ राशि है, उसका स्वामी ग्रह शुक्र है, और ये वृषभ राशि का, जिनकी भी वृषभ राशि होगी उनका नाम ब, व और उ से स्टार्ट होगा, और उनका चिन्ह है बैल। बैल के भी 4 पैर होते हैं, इसकी वजह से चतुष्पद राशि होगी वो भी। तीसरी है मिथुन राशि, जिसका स्वामी ग्रह है बुध, और जिनके अक्षर है क छ घ। वहाँ पे स्त्री और पुरुष का एक कपल का जोड़ा है, तो उसमें द्विपद राशि होगी ये, क्योंकि 2 पैर दिखते हैं इसलिए द्विपद राशि। चौथी जो राशि है वो कर्क है, जिसका स्वामी ग्रह चंद्रमा है, और ड और ह से उन लोगों का नाम स्टार्ट होता है जिनकी कर्क राशि होती है, और सिंबल है केकड़ा, जो जलचर और बहुपद राशि दोनों मानी जाती है। पांचवी जो राशि है वो सिंह राशि है, उसका स्वामी ग्रह सूर्य है, और उनका नाम म और ट से शुरू होता है, और चिन्ह है शेर। उनके भी 4 पैर होते हैं, इसलिए वो चतुष्पद राशि है। कन्या राशि का स्वामी ग्रह बुध, प ठ अण, और कन्या राशि जो है उसमें कन्या दिखती है, इसलिए द्विपद राशि है। तुला राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है, और र और त अक्षर आता है उसमें, और उसमें पुरुष के हाथ में तराजू है, ऐसी आकृति है, सिंबल वैसा है, इसलिए वो भी द्विपद राशि होगी। आठवीं जो राशि है वो वृश्चिक स्कॉर्पियो, उसका स्वामी ग्रह है मंगल, और उसके अक्षर भी न और य है, उसमें बिच्छू है, तो बिच्छू को यहाँ पे बहुपद राशि भी मिली है और कीट राशि भी मिली है। अब देखिए दोस्तों, धनु राशि का स्वामी गुरु है, उसमें म, फ, ढ आते हैं। उसमें देखिए पूर्वार्ध में अगर आप देखेंगे तो पुरुष के हाथ में धनुष है, मतलब कि 0 से 15 डिग्री तक द्विपद राशि मानी जाएगी, और उत्तरार्ध में घोड़ा है, इसलिए चतुष्पद राशि मानी जाएगी, जो 15 अंश से 30 अंश तक है। फिर आती है 10वीं, वो मकर राशि है। मकर राशि का स्वामी शनि है, और शनि के जो अक्षर है वो ज और ख है। उसमें भी पूर्वार्ध हिस्से में हिरण का चिन्ह है, और उत्तरार्ध में मगरमच्छ है। दोनों को 4 पैर होते हैं, इसलिए मतलब चतुष्पद राशि उसको माना जाएगा। 11वीं जो राशि है वो कुंभ है, उसका स्वामी ग्रह शनि है, और वो अक्षर आते हैं ग, श, 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 और पुरुष के सिर पर घड़ा है, ऐसा सिंबल है, इसलिए वो द्विपद राशि मानी जाती है। देखिए दोस्तों, इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न भी है, क्योंकि जब किसी सिंबल में पुरुष के पैर नहीं दिखते, इसलिए काफ़ी लोग इसको अपद राशि में भी गिनते हैं, इसकी गिनती उसमें करते हैं। और जो है वो मीन राशि है, जो 12वीं राशि है हमारी
जो 12वीं राशि है वो हमारी मीन राशि है, उसका स्वामी ग्रह गुरु है और उसके अक्षर आते द च झ थ और उसमें दो मछली है, उनकी आकृति है और ये राशि जो है वो जलचर राशि गिनाएगी। तो ऐसे ही दोस्तों मैंने आपको बताया 12 राशियों। देखिए 12 राशि में से इसमें से खाली ये सूर्य और चंद्र, जो चंद्र और सूर्य है उनको खाली एक एक राशि अलॉट हुई है। बाकी सारे जो ग्रह है, जो 5 ग्रह है, उनको 2-2 राशि अलॉट हुई है, जिसमें से एक सम और एक विषम है, मतलब कि पुरुष और स्त्री राशियां है। अब आइए जान लेते हैं थोड़ा प्लैनेट्स के बारे में। देखिए आप सभी को पता है कि 7 प्लैनेट्स होते हैं, उसमें से जो मतलब कि मंगल, चंद्र, गुरु और सूर्य जो है वो 4 जो प्लैनेट्स है वो देवग्रह है, तो उनकी आपस में मित्रता होती है। और जो शुक्र, शनि, राहु और गुरु, उनकी जो है वो आपस में फ्रेंडशिप होती है क्योंकि वो दानव ग्रह है। देखिए बुध का यहाँ पे रिलेशन समझने वाली बात है, क्योंकि बुध का जो रिलेशन है वो दानव ग्रह के साथ भी है और देव ग्रह के साथ भी है। दानव ग्रह के साथ वो मित्र संबंध बनाते हैं और देव ग्रह के साथ मंगल और चंद्र को छोड़कर गुरु और सूर्य के साथ उनका मित्रता का रिलेशनशिप है। अब देखिए यहाँ पे सूर्य और चंद्र जो है वो स्ट्रेट, मतलब कि मार्गी मोशन होती है, उनकी स्ट्रेट मोशन होती है। बाकी सारे जो ग्रह है वो मतलब मार्गी भी चलते हैं और वक्री भी चलते हैं। और यहाँ पे एक जानकारी वाली बात यह है कि राहु और केतु का ग्रह में हम विचार नहीं करते हैं, इसीलिए उनको कोई भी राशियाँ नहीं मिली है, क्योंकि वह उनका अस्तित्व रियल में नहीं है, वो छाया ग्रह है, शैडो प्लैनेट है। इसके कारण उनको किसी भी राशि भी अलॉट नहीं हुई है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने जो आपको अभी जो बेसिक जानकारी है जो राशि और ग्रह के बारे में है वो मैंने आपको दी। आगे हम जो पढ़ने वाले हैं वो है भाव, मतलब कि जो 12 हाउस होते हैं वो क्या कहते हैं, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो जो 12 जो हाउसेस है उसमें पहला भाव कौन सा है, दूसरा भाव कौन सा है। देखिए पहले तो ये जान लेते हैं कि जो पहला भाव है, जो इसको लग्न है, जो इसको फर्स्ट हाउस बोलते हैं, इसको बोलते हैं तन भाव। फिर ये दूसरा हाउस है और उसको बोलते हैं धन भाव। तीसरा हाउस है उसको पराक्रम भाव। चौथा हाउस है उसको मातृ भाव। पांचवा हाउस है उसको संतान भाव। जो छठा हाउस है उसको शत्रु भाव। जो सातवां हाउस है वो भार्या भाव, मैरिज के लिए। आठवां भाव जो है वो आयु भाव, लॉन्जेटिविटी के लिए। नौवां जो है वो भाग्य या फिर पिता भाव। 10वां जो भाव है वो कर्म का भाव माना जाता है। 11वां जो भाव है वो लाभ भाव, कर्म से होती आय हम इससे चेक करते हैं। और 12वां जो भाव है वो व्यय भाव, मतलब कि खर्चे का भाव है वो। तो इसमें एक भाव का जो नाप होता है वो 30 डिग्री होता है। तो 12 भाव जो मिलके बनाते हैं जो पूरा मतलब कि ये कुंडली बनती है वो 360 डिग्री की बनती है। अब इसमें से ये जानकारी वाली बात है कि 1, 4, 7, 10 जो है वो एंगल हाउस बोलते हैं, जो केंद्र स्थान है, जो शुभ स्थान है। फिर 1, 5, 9 जो है ट्रायंगल हाउस है, वो त्रिकोण स्थान होते हैं। फिर 3, सर्ड आय, 3, 6, 11 वो त्रिसठ आय स्थान बोलते हैं। और 6, 8 और 12 उसको दुस्थाना बोलते हैं। और 2 और 7, तो 7 का केंद्र में भी इन्वॉल्वमेंट है और मारक भाव में भी इन्वॉल्वमेंट है। तो 2 और 7 जो है वो मारक स्थान, मतलब कि दुस्थान भी उसको बोलते हैं। अब आइए प्लैनेट्स की डिग्री के बारे में जान लेते हैं। देखिए प्लैनेट्स की डिग्री किसको बोलते हैं कि जिसमें से हमें ये मालूम चले कि प्लैनेट्स की टोटल स्ट्रेंथ कितनी है। तो वैसे तो प्लैनेट की जो स्ट्रेंथ होती है वो एक्चुअल जो होती है वो 60 बल से मिलती है, पर यहाँ पे जो डिग्री वाली जो स्ट्रेंथ है इसमें हमें ये जानकारी होना जरूरी है कि अगर 0 से 6 डिग्री कोई भी प्लैनेट्स की होती है तो उसको बाल अवस्था माना जाता है। उसमें वो 25% ही उसका फल दे पाता है। अगर शुभ फल देता है तो भी 25%, अगर अशुभ फल देता है तो भी 25%। वैसे 6 से 12 की जो डिग्री होती है वो युवा अवस्था होती है, जिसमें 50% फल मिलता है। वैसे 12 से 18 डिग्री में कुमार अवस्था में होते हैं। यहाँ पे ग्रह अपनी पूरी क्षमता से फल देंगे, क्योंकि वो
युवान हो गए हैं, इसीलिए कुमार अवस्था में होते हैं इसीलिए। वैसे ही 18 डिग्री से जो 24 डिग्री है वहाँ पे प्रौढ़ अवस्था आ जाती है, वहाँ पे फिर से 50% रिजल्ट हो जाता है। और वैसे ही 24 से 30 डिग्री हो तो ये वृद्ध अवस्था आ जाती है, वो 25% ही रिजल्ट देती है। और अगर 0 से 3 डिग्री हो या 28 से 30 डिग्री हो तो वो मृत अवस्था में माना जाएगा, मतलब कि 0% रिजल्ट देगा। वैसे ये पंचांग में 5 चीज़ें कवर करते हैं, जो राशि 12 हमने देखी वो, फिर नक्षत्र 27 आते हैं, 28वां जो अभिजीत नक्षत्र है जिसमें राम भगवान का जन्म हुआ था वो अभिजीत नक्षत्र है। तिथियाँ 30 होती है, योग 27 होते हैं, करण 11 होते हैं। इसके बारे में फिर मैं विस्तृत से आपको जानकारी दूंगा। और ये लास्ट जो है वो डिविजनल चार्ट्स है। डिविजनल चार्ट्स में जो D1 होती है, ये जो D1 जो मैंने आगे अभी आपको ऊपर जो ये बताया ऐसे ये जो है वो D1 चार्ट है, मतलब कि जन्म कुंडली है। ऐसे ही और चार्ट भी आते हैं, जैसे कि हमें दूसरे भाव की, मतलब कि ये जो दूसरा भाव है उसकी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हम D2 चार्ट करेंगे, इसमें से होरा कुंडली पढ़ेंगे, जिससे हम जान पाए धन के बारे में, धन भाव के बारे में विस्तृत जानकारी हमें मिलेंगी। वैसे ही तीसरा भाव हो जो छोटे भाई बहनों या फिर शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल उसके लिए देखा जाता है, तो उससे ड्रेसकान कुंडली बोलते हैं, वहाँ से उसका विस्तृत अभ्यास होगा। वैसे ही D4 से हमारा लक भाग्य कुंडली कैसी है वो चेक होगी। D9 जो है दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चार्ट है। D9 जो है वो नवमांश कुंडली बोलते हैं इसको, और इससे हम हमारे जो मैरिड लाइफ है उसके बारे में काफ़ी सारी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। वैसे ही जो D7 है सप्तम सा कुंडली, उससे हम संतान के बारे में डिटेल में जान सकते हैं। जो D10 है वो दसम सा कुंडली, मतलब हमारा जॉब क्या होगा, प्रोफेशन क्या होगा, कर्म हम कैसा करेंगे वो यहाँ से मालूम चलता है। ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर जो D12 है वो हमारे पेरेंट्स के लिए यूज़ होती है। हमारे भाग्य में पेरेंट्स, मतलब पेरेंट्स का सुख कैसा होगा, पेरेंट्स कैसे होंगे, उसके बारे में विस्तृत जानकारी के लिए D12 यूज़ होता है। D24 है वो हमारे एजुकेशन के लिए, मतलब हमारा एजुकेशन कैसा होगा उसके लिए। और जो D60 है वो हमारे ओवरऑल जो कुंडली है उसके लिए, मतलब D60 जो है वो उसके लिए यूज़ होता है। तो ये डिविजनल चार्ट इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि हम किसी भी भाव की विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आज मैंने आपको ये सब जानकारियाँ दी, जो बेसिक जानकारियाँ है, जो आपको एक कुंडली विश्लेषण में काफ़ी हेल्प करेगी, और आपको ये डिटेल में इसको जानना चाहिए। इससे आपका काम बहुत ही मतलब आपका जो विश्लेषण का जो तरीका है वो काफ़ी इजी हो जाता है। तो दोस्तों आप ऐसे ही मेरे वीडियो रोज़ देखते रहिए। मैं आपके लिए रोज़ ऐसे प्लेलिस्ट में ऐसी वीडियोस अपलोड करता रहूँगा, जिससे आपको कुंडली विश्लेषण में ज़रा भी दिक्कत ना रहे। उसके लिए बस मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के भेजिए, तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में जवाब दूंगा, या फिर मेल कीजिए, या फिर कॉन्टैक्ट नंबर मैंने आपको दिया है तो वो भी आप मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो बस आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये ज्ञान पहुंचाएं, क्योंकि ज्ञान से ही कल्याण होगा। चलिए दोस्तों अब मैं विदा लेता हूं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, क्योंकि खुशियाँ बांटने से ही बढ़ती है। आभार।